नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता की 21वीं कड़ी का प्रसारण आज हुआ। मुख्यमंत्री बघेल ने लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह इस विषय पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को चिन्हांकित करना, उनके समाधान की तलाश करना, उन्हें लागू करना और जनता को राहत दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। हमार महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है आजादी के लड़ाई के बेरा में सार्वजनिक गणेश उत्सव के शुरुआत करे रही। उखर अपील हमार छत्तीसगढ़ में घलो अब्बड़ असर करे रही। ते पाए के छत्तीसगढ़ में घलो सार्वजनिक गणेश उत्सव के मजबूत परंपरा पड़े है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रखी गई। इस बैठक में अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीत कौशिक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल, प्रदेश के संयोजक सच्चिदानंद उपासने सहित कार्य समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए इस अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीत कौशिक ने बताया है कि इस बैठक में जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई कि किस तरह से आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए तमाम कार्यों से अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने उन सभी योजनाओं की जानकारी दी जिन्हें जनता तक पहुंचाने ये अभियान खास तौर पे चलाया जा रहा है। सरकार प्रोग्राम बनाती है, प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन उस जगह तक नहीं पहुंच पाता जहां तक जाना चाहिए। उसके लिए हमने उपासने जी ने और बहुत लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और उस स्कीम को हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 24 तक प्रधानमंत्री की जो भी योजना है 24 तक हम अगर 140 तक नहीं पहुंच पाते तो कम से कम 70 करोड़ लोगों तक तो पहुंच जाए। और छत्तीसगढ़ चूँकि गरीब पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी यहाँ पर हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीबों के लिए जैसा अभी स्वनिधि योजना चली जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों के लिए जो कोरोना संक्रमण में पीड़ित हुए और उनका अपना व्यापार ठप हो गया, ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ठेले खोमचे वाले हैं, उन सब के लिए 10,000 रुपये तत्काल उनको बिना प्रतिभूति के। तो हमने अपने मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस प्रकार के शिविर लगाए ताकि उनको गरीब बस्तियों को लाभ मिल सके। हमारे पार्षदों के माध्यम से उसका लाभ उनको दिलाने में हम लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। जिस प्रकार से किसानों के लिए योजनाएं हैं, उन किसानों की योजनाओं के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो छत्तीसगढ़ में लगभग मृतसा है उसको जीवंत स्वरूप देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और राजधानी रायपुर में फिर एक बार कोरोना टीकाकरण की रफ्तार घट गई है। जिला प्रशासन ने एक दिन में करीब 28,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीते शनिवार को केवल 10,388 लोगों को ही टीका लग पाया है। इससे पहले तीज व गणेश चतुर्थी के दिन 6,000 से भी कम लोगों का टीकाकरण हुआ था। इन 2 दिनों के बाद आंकड़े बढ़े जरूर, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। आज जिले में 178 केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। वहीं रायपुर शहर के 73 केंद्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। और बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के भारत माता चौक में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा, ये देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। उन्हीं से बात करेंगे। क्या कारण है आप लोग गैस लेकर, चूल्हा लेकर यहाँ बैठे हैं? देश में बढ़ती हुई महंगाई को आप तो देख ही रहे। आज के रेट में गैस जो है रेट वो आसमान छू रहा है। 970 रुपये गैस का रेट हो चुका है और यहाँ पे आम जनता इतनी परेशान है। गैस का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है।
उसको जगाने के लिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको बताएंगे कि वो जो उनकी जो उज्ज्वला योजना थी आज वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसलिए वापस से हम ये चूल्हा जला के उनका विरोध करना चाह रहे हैं कि चूल्हे में वापस से घर की महिलाएं वापस से अपना तबीयत खराब करेंगी, अपना स्वास्थ्य खराब करेंगी, ये हमारा वो है। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? बढ़ती हुई महंगाई को देखकर आज सभी लोग समझ रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस मूल्य, समर्थन मूल्य, सब चीज़ में मूल्य वृद्धि बढ़ी है। इसलिए आज समस्या यह है कि आज हम लोग रोड पर उतर के महंगाई के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे भारत माता चौक में। तो देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो राजधानी के सड़कों पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल का, डीजल का और गैस की रेट बढ़ा रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ मैं कोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर में नवनिर्मित नए बस स्टैंड से अभी बसों की आवाजाही भी शुरू नहीं हुई है, मगर इसके निर्माण की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। इस परिसर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हल्की बारिश होने पर भी यहाँ पानी भर रहा है। ऐसे में बसों का संचालन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कई तंज कसे हैं। उन्होंने बारिश के दौरान पानी भर जाने, सुलभ की व्यवस्था नहीं होने, गाड़ियों के रखरखाव की व्यवस्था न किए जाने, सड़कें सही न होने जैसे तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुणवत्ताहीन कार्यों को लेकर उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड यहाँ पे जब बनाया, पहले वो जगह दलदली थी, उसके बाद यदि उसमें निर्माण किया गया तो गुणवत्ता विहीन पूरा निर्माण हुआ है। आप यदि वहाँ पे देखेंगे कि जो फ्लोरिंग है जिसमें बसें खड़ी होनी है, लोगों का आना जाना है, वो रोड लेवल से आज नीचे है। जबकि कभी भी कोई निर्माण होता है किसी, चाहे हम छोटा सा अपना घर क्यों ना बनाए, रोड लेवल से कम से कम 2-3 फीट ऊंचा बनाते हैं, ताकि आने वाले समय में सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, तो ऊंचा होता जाता है, तो कम से कम घर सुरक्षित रहता है। आज उतना बड़ा प्रोजेक्ट 50 करोड़ का बस स्टैंड वहाँ बनाया गया, इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखा गया कि उसको पटाई करके कम से कम उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। और आज 10 मिनट की बारिश में पूरा लबालब बस स्टैंड का स्थल जो है भर जाता है। उसके अलावा निर्माण में गुणवत्ताहीन काम ये हुआ है कि मैं एक बार उधर गया था, देखा कि वहाँ पे पानी के समय में सीपेज वगैरह वहाँ पे पूरा आ रहे हैं, मतलब, और आनन फानन में आप उसका उद्घाटन करा दे रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में हुए गुणवत्ताहीन कार्य व अव्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम के पूर्व महापौर व बस ऑपरेटर संघ के संरक्षक प्रमोद दुबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने नए बस टर्मिनल में तमाम अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार बताया है। वहीं इसके चलते अभी तक यहां से बसों के संचालन शुरू नहीं किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। पूरा एक्शन प्लान बना करके वहां काम करने की बात कही गई थी। उस एक्शन प्लान में अधिकारियों में आपस में मतभिन्नता, कोई निर्णय ठोस गति से नहीं लिया जाना, इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। कि बस चालू हो जाएगी तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना, या होटल की व्यवस्था नहीं हुई है, फल फ्रूट की व्यवस्था, और उसके अलावा जो बस के आवागमन के जो मार्ग हैं वो भी स्थायी तौर पर निर्धारित नहीं है। कि जो जगदलपुर जाने वाली जो रोड है वो प्रकाश स्विमिंग पूल के पास से खंभों का एक जखीरा बना हुआ है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि 59 दुकानें जिनके टैक्स की रसीद कटती थी, उसके लिए कोई व्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं हुई है। रैन बसेरा तरफ जो 9 दुकानें हैं उनके व्यवस्थापन की बात नहीं हो पाई है। और जो ट्रेवल्स वालों को जो दुकान देने की बात हुई थी उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। कोई भी एक संस्था जब उसको टेक ओवर की है तो उसकी जिम्मेदारी है, या तो जिस प्रकार से पुराना बस स्टैंड नए बस स्टैंड में पंडरी में शिफ्ट हुई थी तो उस समय उन लोगों को जगह दे दी गई थी कि आप अपने सुविधा अनुसार आप बना लीजिए। तो अगर उनको भी सुविधा दे दी होती कि प्लाट काट के दे दिए होते तो अभी तक के लोग बना लिए होते। बरसात में जो पानी भरी रहती है उसके संपूर्ण निकासी के लिए बड़े नालों से जोड़ना ये छोटा सा काम था, वो भी नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों के बीच में असामंजस्यता के चलते कोई एक ठोस निर्णय नहीं लिए जाना अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों तो करा दिया गया, लेकिन इन लोकार्पण को लेकर इतनी क्या जल्दी थी, इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिस तरह इस परिसर में कई अव्यवस्थाएं निर्मित हैं, जिसके चलते यात्रियों और बस ऑपरेटरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इन नए बस टर्मिनल में बसों का संचालन कब से शुरू हो पाता है। वीआईपी न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर। कांकेर जिले में बीते महीने भर से आदमखोर तेंदुए का आतंक था, जो अब जाकर समाप्त हुआ है। ये मामला कांकेर के चारामा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पलेवा और भैंसा कट्टा गांव का है, जहां महीने भर से तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। बीते दिनों पलेवा और भैंसा कट्टा गांव के एक बुजुर्ग और एक महिला को भी उसने अपना शिकार बनाया था, जिससे लोग दिन में भी खौफजदा रहते थे। वन विभाग की टीम ने पलेवा और भैंसा कट्टा गांव में 3 पिंजरे लगाए। उन पिंजरों की सहायता से 2 आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने में सफलता हासिल की। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से अधिक का समय बचा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग अपने मुख्य दल को छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सतनामी समाज से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेदराम मनहर ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सभी 10 सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भी मौजूद थे। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष की बात। हम बात कर रहे हैं क्षमा पर्व की। हम जैनों की उस परंपरा की बात कर रहे हैं, जैन धर्म की उस परंपरा की बात कर रहे हैं जो हमको क्षमा मांगना सिखाती है, जो हमको ये सिखाती है कि वो बड़ा है जिसके पास क्षमा जैसा शब्द है। रहीम हमको याद आते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहे रहीम हरि को काटो, जो भृगु मारी लात। यही रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से जो ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। मेरी कमीज से तेरी कमीज सफ़ेद कैसे। दरअसल हम इस समय में जी रहे हैं जहाँ पर कि हमको दूसरे की सफ़ेदी भाती नहीं। दरअसल जबकि हकीकत यह है कि क्षमा मनुष्य का आभूषण है। क्षमा व्यक्ति को उदार हृदय बनाता है। क्षमा उसकी एक स्वस्थ मानसिकता को दर्शाता है। हम जिस देश में रहते हैं वो एक क्षमा का जो उसका दर्शन है, जहाँ हमारे यहाँ करुणा, सहनशीलता, दया, ये हमारे यहाँ एक महात्मा के गुण होते हैं और जो स्त्री में होते हैं। इसलिए प्रेमचंद लिखते हैं अपनी किताब गोदान में कि जब कोई व्यक्ति अपने आप में स्त्री के गुण समाहित कर लेता है तो वो महात्मा हो जाता है, और जब कोई स्त्री अपने में पुरुष के गुण समाहित कर लेती तो उल्टा हो जाती है। दरअसल ये गुण क्या है? ये क्षमा, दया, त्याग, ममता, ये सारे गुण हैं। हम अपने से बड़े शत्रु को भी अगर माफ़ कर देते हैं जिस समय, उस समय हम खुद बड़े हो जाते हैं। हमारा जीवन अनमोल है और छोटा भी है। यदि हम इसमें केवल ईर्ष्या और शत्रुता के कूड़े को अपने घर में अगर जगह देंगे, अपने शरीर में जगह देंगे, तो ये जो हम देख रहे हैं वो मनुष्यता उससे अंततः रक्त रंजित नजर आएगी। हम जिस इतिहास में लूट, बर्बरता, अत्याचार है, आक्रामकता है, या जहाँ दुनिया को तलवार के नोक पे जीतने की महत्वाकांक्षा रही है, वहाँ युद्धों ने जन्म दिया है। युद्ध से देश तो जीते जा सकते हैं पर दिल नहीं जीते जा सकते। इसलिए बुल्ले शाह जैसे शायर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जीतना है तो दिल जीतो। आप दुनिया जीत के क्या करोगे? इस दुनिया को बार बार लूटा गया है, रौंदा गया है। आतताइयों ने मनुष्यता को मारने, बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हासिल क्या हुआ? चाहे हम सिकंदर की बात करें, चाहे नादिर शाह की बात करें, चाहे हिटलर की बात करें, आज लोग यदि उनको याद करते हैं तो नफरत से याद करते हैं। दरअसल हमारा देश और हम शांति और अमन के पुजारी हैं।
हम पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम की तरह देखते हैं और हम आपसी भाईचारे में यकीन करते हैं। ये धरती बुद्ध की है, महावीर की है, नानक की है, कबीर की है, मीरा की है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। वैसे सरल होना कोई खराब बात नहीं है, पर चूंकि अगर कोई आदमी बहुत ताकत दिखाता, जो बोलते हैं कि थोथा चना बाजे घना, या जो अज्जल घघरी छलकत जाए, हमारे यहाँ पास जिसके पास जो नहीं है वो उसके बारे में अभिमान करता है। दरअसल जिस हम जैन परंपरा की बात कर रहे हैं और क्षमा पर्व की बात कर रहे हैं, उसमें जो पर्युषण पर्व उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जिस 10 क्षमा की बात की गई है, उसमें उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्देव है, उत्तम आर्जव है, उत्तम सत्य है, उत्तम सोच है, उत्तम संयम है, उत्तम तप है, उत्तम त्याग है, उत्तम अकिंचन है और उत्तम ब्रह्मचर्य है। जो भी है वो श्रेष्ठ है। और जैन धर्म में श्रावकों और श्रमणों को क्षमा धारण करने के लिए कहा गया है। जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उन्होंने जैनों को ये कहा है कि गाली सुन मन खेद ना आनी, गुण को अवगुण कही अज्ञानी। तो जो इस समय एक बात है, संस्कृत में एक श्लोक है, मौनम कला नास्ति। हम बहुत बार चुप रहकर, अगर कोई क्रोध में है और हम उसके सामने चुप होते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो हमारा मौन है वो उस जो कुछ वहाँ घटित होना है उसको रोकता है। नमोकार जो मंत्र है, जो अहिंसा परमो धर्म की बात है, चाहे हम श्वेतांबर जैन की बात करें, मिच्छामि दुखम की बात के लिए वो कहते हैं, या हम दिगंबर जैन की बात करें, उत्तम क्षमा की बात है। अगर हम उनकी धार्मिक किताब जिनवाणी की बात करें तो वहाँ पर भी ये बात है। अगर हम सारे धर्मों की बात करें तो यदि हम इस्लाम में जाते हैं तो वहाँ हम अपने नमाज में अपने अल्लाह से अपने गुनाह की क्षमा मांगते हैं। पूजा अर्चना करते हैं तो उस पूजा अर्चना में भी जैसे ही पूजा खत्म होती है तो हम कहते हैं कि हमसे जो कुछ हुआ हमने किया, पर हमारी गलतियों को माफ़ करो। दरअसल मनुष्य जो है बार बार अपने को ईश्वर के सामने खास करके अपने को वो कहता है कि मुझसे गलती हुई। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, क्षमा पर्व की। यहाँ पर जैन धर्म बाकी धर्म से इसलिए हमको अलग दिखता है कि वो समूची प्रकृति से, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सबसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमको आप माफ़ करो, हमसे जो गलती हुई माफ़ करो। पर दरअसल दोस्तों, सॉरी एक अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत अच्छा शब्द है, जिसको बोलने में कोई बुराई नहीं। पर दरअसल जब हम बार बार सॉरी बोलते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है? क्या हम बार बार किसी को प्रताड़ित करके सॉरी बोलेंगे? जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय में लोगों के भीतर बहुत सारा गुस्सा भरा है। तो दुनिया में तरह तरह के दुख दर्द हैं। उस दुख दर्द के बीच में अगर कहीं से कोई ऐसा अवसर आता है तो वो अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर के रौद्र रूप को बाहर निकालता है और अचानक से वो फट पड़ता है। तो हमारी परंपरा में ये बात बार बार आती है कि हमको दरअसल सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो लोगों को क्षमा करना जानता है। अगर वो लोगों को क्षमा करता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वो आसपास अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए निदा फाजली जैसे शायर कहते हैं कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे संग आम के मीठी हो गई धूप। दरअसल हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस क्षमा पर्व की बात कर रहे हैं, वो चाहे जैन परंपरा से आता हो, पर वो सारे धर्मों में कहीं ना कहीं माफ़ करने की बात है। अगर जाने अनजाने हम आपकी भावनाओं को यदि कहीं आहत कर रहे हैं तो हम भी जैन परंपरा का अनुसरण करते हुए आपसे कहेंगे कि आप हमको क्षमा कीजिए। विधायक अनूप नाग ने कांकेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। साथ ही लोगों को वन अधिकार पट्टे का भी वितरण किया। इस दौरान विधायक नाग ने क्षेत्र में सर्पदंश से मृत एक व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। साथ ही कांकेर और PV-17 में मुक्तिधाम निर्माण करने की भी घोषणा की कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाकर मेरे मतदाता भाई बहनों के साथ रूबरू वहां की समस्या सुनूं, उसके सुख दुख का हालचाल जानूं और उसमें एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इस मुहिम में मैं हमेशा लगा रहा। क्या सौगातें मिली आज इनको? मांगे तो ग्रामवासियों के द्वारा वाजिब मांग रखी गई है, जिसमें जो अभी प्राथमिकता के आधार पर हाई स्कूल में जो आधा अधूरा स्कूल का जो निर्माण पड़ा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गौठान में जो विवादित जमीन है
उसको राजस्व के अधिकारियों से चर्चा करके उसका निराकरण। लंबे समय तक राजधानी में नए वृद्धाश्रम की स्थापना न होने के कारण आश्रम में प्रवेश लेने वाले नए लोगों को समस्या पेश आ रही थी। इन समस्याओं को देखते हुए बढ़ते कदम सामाजिक संस्था ने अवंती विहार में 60 बुजुर्गों के रहने योग्य 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया है। बढ़ते कदम के मीडिया प्रभारी राजू झम्मानी ने बताया कि इस वृद्धाश्रम में 30 महिलाओं और 30 पुरुषों के रहने की पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आज रायपुर में 60 लोगों के लिए, 60 वृद्धों के लिए बढ़ते कदम संस्था के द्वारा वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। आइए बात करते हैं संस्था के मीडिया प्रभारी राजू जी से। नमस्कार सर, साहब आपका स्वागत है। बताइए थोड़ा संस्था के बारे में और क्या यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी सबके लिए। धन्यवाद। संस्था एक और सेवाएं अनेक, ये सामाजिक संस्था बढ़ते कदम लगातार आज 16 सालों से हम लगातार समाज हित के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। चाहे नेत्रदान का क्षेत्र हो, चाहे देहदान का क्षेत्र हो, जो बचा हुआ खाना उठाना हो, ओल्ड एज होम का संचालन करना हो, गौशाला की सेवा करना हो, बिना ब्याज के ऋण देना हो, एम्बुलेंस का संचालन करना हो, मर्चुरी भवन का संचालन करना हो। ऐसे ही एक हमारा ओल्ड एज होम चलता है गुड़ियारी कोटा में, जो किराए के भवन में संचालित होता है। हमने महसूस किया क्यों न एक आश्रम बनाया जाए जहाँ हर एक छत के नीचे में सब लोग रह जाएं। वृद्धाश्रम बनाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। हमारे उस पुराने वृद्धाश्रम में 30 बुजुर्ग रह रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से हमने 52 बुजुर्गों की घर वापसी कराई है। हमारा मेन उद्देश्य है घर वापसी कराने का, उन काउंसलिंग करा के, उनके बच्चों के साथ बुजुर्गों की काउंसलिंग करा के उनको हम वापस भेजने का कार्य करते हैं। अब जब हम यहाँ खड़े हैं, आनंद आश्रम हमने इसका नाम दिया है। यहाँ पर हमने 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की है। यहाँ पर एक फ्लोर में हम बुजुर्गों को रखेंगे, एक में हम छात्रावास बनाएंगे, एक में हम अनाथ बच्चों के लिए बनाएंगे और एक में हम डे बोर्डिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कई घरों में बुजुर्ग 10 के बाद फ्री हो जाते हैं या 10 बजे के बाद उनके बच्चे कहीं ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो उन बुजुर्गों को 10 बजे लाना और फिर शाम को 5 बजे छोड़ के आना, ऐसी भी हमारी प्लानिंग है। और मैं सबसे आग्रह और अपील करूँगा खासकर युवा पीढ़ी से कि अपना कुछ समय निकालकर बुजुर्गों के साथ बिताएं, जैसे कि अपना जन्मदिन है या सालगिरह है या बड़ों की पुण्यतिथि या दुख है या सुख हो, दुख हो या सुख हो, बुजुर्गों के साथ बिताएं समय, मेरी अपील। वैसे तो समाज में वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ते कदम संस्था के द्वारा बनाए गए 60 वृद्धों के लिए आश्रम एक सही कदम है। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज़ रायपुर। और बीते शनिवार को हुई बारिश से स्मार्ट सिटी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई स्थानों पर तो जल भराव की वजह से लोग कई घंटों तक फंसे रहे। स्मार्ट सिटी के सूरते हाल का एक वीडियो का अंश भी हम आपको दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। गलियों बाजारों से हर दिल की राहों से, गलियों बाजारों से हर दिल की राहों से, मंदिर मज़ारों से हर घर घर चौबारों से लहरें उठी है, बातें चली है, स्वच्छता की जोत जली है। मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर, मोर रायपुर, मोर जिम्मेदारी, मोर रायपुर, स्वच्छ रायपुर, मोर रायपुर, मोर जिम्मेदारी। बहरहाल ये तो बात हुई शहर की स्थिति की, लेकिन इस बारिश ने एक और जहां निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के महापौर एजाज ढेबर तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने गए हैं, जहां एजाज ढेबर परिषद के सामने स्मार्ट सिटी रायपुर के विकास का मॉडल रखेंगे। अब ये बात समझ नहीं आती कि जिस शहर का मिजाज थोड़ी देर की बारिश से ही इतना बिगड़ गया है, तो ज़्यादा बारिश में क्या होगा।
इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। और स्मार्ट सिटी रायपुर की तर्ज पर देश के बाकी शहरों को नहर का शहर वेनिस कैसे बनाया जाए, इस मामले पर स्मार्ट सिटी रायपुर के महापौर एजाज ठेबर शायद देश भर के महापौरों को अपनी बहुमूल्य राय भी दे सकते हैं। इधर राजधानी रायपुर में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके भीतर से पुलिस का खौफ गायब हो गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए मारपीट के एक वीडियो से ये बात सही साबित हो रही है। दरअसल उरला इलाके में युवक की बेदम पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक की डंडे से किस कदर पिटाई की जा रही है। वायरल हुए इस वीडियो की जब वीआईपी न्यूज़ ने पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो बीते 7 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास का है। दिनांक 7/9/2021 को आरोपी अजय, टिकेत, शंकर और चंद्रशेखर ये चारों मिल करके राहुल साहू और सोमनाथ शर्मा इन दोनों के साथ मारपीट किए थे। उनको ले जा करके जबरदस्ती उठा करके ले गए थे, उनके साथ मारपीट किए थे और मारपीट के बाद उनके साथ गलत काम भी किया गया था, जिसमें प्रार्थी के आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इसमें जांच के दौरान, विवेचना दौरान इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों रिमांड पे हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें उसी समय आरोपियों के द्वारा इन दोनों दोस्तों को आपस में मारपीट करते हुए वीडियो बनाया गया था, ताकि अपने साक्ष्य को छुपाने के लिए और अपने को इस घटना से बचने के लिए षड्यंत्र के तहत किया गया था। परंतु दोनों जो वीडियो में जो मारते हुए जो दिख रहा है राहुल और मार खाने वाला सोमनाथ, इन दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया है कि आरोपियों के द्वारा इनको आपस में मारपीट कराया गया है करके। और बीते शनिवार को राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत के समक्ष 27,000 मामले रखे गए, जिनमें से 23,000 मामलों का निपटारा कर दिया गया। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए 74 खंडपीठ बनाई गई थी। पुलिस सेवा में भर्ती होने की तैयारियों में जुटे प्रदेश के युवाओं का सपना जल्द साकार होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती के लिए राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। इस भर्ती से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी ने बीते शनिवार को ही हाई पावर कमेटी बना दी है। और निलंबित एडीजी जीपी सिंह को भले ही सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर राहत मिल गई, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई है। जीपी सिंह के खिलाफ ईडी ने दिल्ली में मामला दर्ज कर लिया है। पीएमएल 2002 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब निलंबित एडीजी की परेशानियां बढ़ सकती है। ईडी मुख्यालय की इंटेलिजेंस यूनिट ने ये प्रकरण दर्ज कराया है। अब कभी भी पूछताछ के लिए ईडी जीपी सिंह को तलब कर सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक अब उनके खिलाफ ईडी ने दिल्ली में केस दर्ज किया है। पीएमएलए 2002 के तहत जीपी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जानकारी ये भी है कि अब जल्द ही जीपी सिंह को ईडी दिल्ली पूछताछ के लिए बुला सकती है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने जीपी सिंह के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया था और उसके बाद छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। हालांकि इन दोनों मामलों में जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। कैमरामैन होरी शाहू के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें वीआईपी न्यूज के साथ।